हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज नंबर 5B के रिमेनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। अप टू क्वेश्चन नंबर 9 आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रॉम देयर यू कैन वॉच द वीडियो। सो टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में क्या है? ए मैन एज इज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। यहाँ पर आपको मैन की एज का हिंट गिवन है। मैन की एज जो है वो 7 टाइम्स है सन की एज के। सन की एज गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज एक्स। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज एक्स ईयर्स। मान लेते हैं सन की जो प्रेजेंट एज है आज के टाइम में, प्रेजेंट मीन्स आज जो प्रेजेंट एज है सन की वो एक्स ईयर्स है। अब हम लिखते हैं प्रेजेंट एज ऑफ मैन। ये हम एज्यूम नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में हिंट दिया है, हम उस हिंट की हेल्प लेंगे। प्रेजेंट एज ऑफ मैन, मैन की प्रेजेंट एज जो है वो है 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 7 टाइम्स के लिए आपको मल्टीप्लाई लेना होता है। दैट ऑफ हिज सन मतलब सन्स एज। 7 टाइम्स सन्स एज के है मैन की एज। यहाँ पर आप सन्स की एज लेंगे एक्स, तो यहाँ पर सन हटाकर एक्स की वैल्यू लिख देंगे। 7 इंटू एक्स जब करेंगे तो आंसर हो जाएगा 7x ईयर्स। तो हमने प्रेजेंट एज ऑफ सन एज्यूम कर ली और प्रेजेंट एज ऑफ मैन हमने क्वेश्चन की हेल्प से, जो हिंट गिवन था उसकी हेल्प से हमने यहाँ एज ऑफ मैन फाइंड कर लिया है। अब आगे बोला है इन 5 ईयर्स। इन 5 ईयर्स का मतलब होता है 5 साल में। 5 साल में मतलब 5 साल बाद, तो एक हेडिंग डाल देते हैं आफ्टर 5 ईयर्स। यहाँ पर एक हेडिंग यूज़ करेंगे आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल बाद क्या होता है? 5 साल बाद जो है दोनों पर्सनस की एज 5-5 साल बढ़ जाएगी। क्वेश्चन में कुछ और कहा है, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि 5 साल बाद की वो बात कर रहा है, तो 5 साल बाद जो है दोनों की एज 5-5 साल बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं आफ्टर 5 ईयर सन एज जो होगी, सन्स एज, प्रेजेंट एज तो सन की एक्स है, तो 5 साल बाद जो है और 5 साल उसमें ऐड हो जाएंगे, तो x प्लस 5 ईयर्स हो जाएगी। ये आफ्टर 5 ईयर्स वाली एज है। इसी तरह मैंस की एज देखेंगे, मैन एज, प्रेजेंट एज ऑफ मैन जो है वो 7x है, तो 5 साल बाद जो है और 5 साल बड़े हो जाएंगे वो, तो उसमें प्लस 5 कर देंगे हम। तो दोनों की 5 साल बाद की जो एज है वो हमने यहाँ फाइंड कर ली। कैसे फाइंड करी? 5-5 साल ऐड कर दिए दोनों की एजेस में, तो हमें पता चल गया 5 साल बाद वो दोनों कितने के होंगे। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? इन 5 ईयर्स ही विल बी। ये ही कौन है? ये ही मैन है, जिसके बारे में फर्स्ट सेंटेंस में जिक्र करा था। फर्स्ट सेंटेंस में मैन की एज के बारे में वो बात कर रहा था, तो यहाँ पर भी जो ही है ये मैन है। ही विल बी 4 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। तो ये कब की बात कर रहा है? वो 5 साल बाद की बात कर रहा है। 5 साल बाद जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में कहा है 5 साल बाद जो मैन की एज है, हम यहाँ लिखेंगे एज ऑफ मैन। कौन सी एज ऑफ मैन? आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल बाद एज ऑफ मैन जो है इक्वल टू 4 टाइम्स। 4 टाइम्स के लिए आपको मल्टीप्लाई यूज़ करना है एज ओल्ड एज इज सन, तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई सन एज लेंगे। कौन सी एज सन की? सन की एज 5 साल बाद वाली, सन एज आफ्टर 5 ईयर्स। दोनों की 5-5 साल के बाद वाली एजेस यूज़ करनी है। तो एज ऑफ मैन आफ्टर 5 ईयर्स जो है वो है 7x प्लस 5 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई सन की एज 5 साल बाद जो है वो है x प्लस 5। इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, वो इसलिए क्योंकि x प्लस 5 की मल्टीप्लाई 4 से होनी है, तो दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करनी है, इसलिए आप यहाँ ब्रैकेट यूज़ करेंगे। तो 7x प्लस 5 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 इंटू एक्स हो जाएगा 4x प्लस 4 इंटू 5 हो जाएगा 20। अब अगला वर्क आपका क्या है? ये जो प्लस का 4x है ये हम इधर ले आएंगे, तो माइनस का 4x हो जाएगा। 7x माइनस 4x इक्वल टू, ये जो प्लस का 5 है राइट हैंड पे आके माइनस का 5 हो जाएगा,
तो इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा 20 माइनस 5। अब 7x माइनस 4x करेंगे तो ये बन जाएगा 3x इक्वल टू 20 माइनस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 15। अब आप यहाँ से 3 को हटाएंगे तो 3 राइट हैंड पे डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है। तो x का आंसर हम यहाँ फाइंड कर लेंगे। x का आंसर फाइंड करते हैं। x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 3 और जब आप इन्हें कट करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करने के लिए कहा था, व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ मैन एंड सन। आपको सन की और मैन की प्रेजेंट एज बतानी है। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन हमने यहाँ लिख रखा है, हम यहाँ लिख देते हैं प्रेजेंट एज ऑफ सन। ये हमने एज्यूम करी हुई थी x ईयर्स, x का आंसर है 5। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन जो है वो 5 ईयर्स है। इसी तरह प्रेजेंट एज ऑफ मैन भी लिखेंगे। आपको प्रेजेंट एज ऑफ मैन भी फाइंड करनी है। प्रेजेंट एज ऑफ मैन यहाँ पर हमने ऑलरेडी फाइंड करी थी। प्रेजेंट एज ऑफ मैन वो क्या थी 7x, यानी x की वैल्यू अब अगर हम हटाएं तो 5 यूज़ करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा 35 ईयर्स। तो मैन की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 35 ईयर्स। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका क्वेश्चन 11 का। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला है मैन की एज 42 ईयर्स है। तो हम यहाँ लिख देते हैं एज ऑफ मैन 42 ईयर्स है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। एज ऑफ मैन इक्वल टू 42 ईयर्स। आगे क्या बोला है, एंड हिज सन एज इज 12 ईयर्स। एज ऑफ सन भी दिया है, एज ऑफ सन इक्वल 12 ईयर्स। अब आगे क्या कहा है, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स विल मैन बी थ्राइस एज ओल्ड हैज हिज सन। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, कितने साल बाद मैन जो है थ्राइस हो जाएगा। थ्राइस का मतलब होता है 3 गुना, 3 टाइम्स। तो कितने साल बाद मैन की एज 3 गुना हो जाएगी सन की एज के। तो हम यहाँ एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं लेट आफ्टर x ईयर्स, मान लिया जाए कि आफ्टर x ईयर्स मैन एज विल बी, मैन्स एज विल बी थ्राइस ऑफ सन एज। क्वेश्चन में पूछा था कितने साल बाद मैन की एज 3 गुना हो जाएगी सन की एज के। तो आपने यहाँ मान लिया कि x साल बाद मैन की एज 3 गुना हो जाएगी सन की एज के। तो हम एक हेडिंग लिख रहे हैं आफ्टर x ईयर्स। अब हम जो है सारा वर्क आफ्टर x ईयर्स वाला करेंगे। आज के टाइम में अभी प्रेजेंट में मैन की एज 42 है। तो आफ्टर x ईयर्स जो है एज ऑफ मैन अलग होगी। बाद की बात कर रहे हैं तो आगे की, जब फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो उनकी एज ज़्यादा होगी। अभी जो मैन है 42 का है, तो x साल बाद की बात कर रहे हो तो उसमें प्लस कर देंगे x। तो 42 प्लस x ईयर्स हो गई एज ऑफ मैन। इसी तरह आप एज ऑफ सन भी फाइंड करेंगे। आफ्टर x ईयर्स की हेडिंग डली हुई है, तो एज ऑफ सन आफ्टर x ईयर्स। आज जो है प्रेजेंट एज सन की 12 है। x साल बाद की बात कर रहे हैं तो उसमें x साल ऐड कर देंगे तो प्लस x ये कर देंगे। तो 12 प्लस x ईयर, ये हो गई एज ऑफ सन। कब की हैं ये दोनों की एजेस, ये दोनों की एजेस x साल बाद की बात है। ये जो एजेस हमने निकाले हैं ये x साल बाद की हैं। अब क्वेश्चन कह रहा था x साल बाद क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x साल बाद मैन की एज थ्राइस हो जाती है सन की एज के। तो हम यहाँ लिख देते हैं वही स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में बोला है, एज ऑफ मैन इज इक्वल टू थ्राइस। थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स, 3 गुना, 3 गुना। 3 गुना करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करनी है किसकी, एज ऑफ सन के। जैसा क्वेश्चन ने कहा था मैंने वही यूज़ करा है। क्वेश्चन में कहा गया था मैन की एज इज इक्वल टू 3 गुना लेना है, 3 मल्टीप्लाई एज ऑफ सन। अब एज ऑफ मैन कौन सी यहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट एज कोई सी यूज़ नहीं करनी है। ये जो स्टेटमेंट हमें 3 गुना वाला दिया था ये हमने यहाँ
आफ्टर एक्स ईयर्स के लिए करा है, ये सारा का सारा काम कब के लिए करा है, आफ्टर एक्स ईयर्स के लिए। तो यहाँ पर जो वैल्यू यूज़ होंगी वो एक्स साल बाद वाली यूज़ होंगी। तो एज ऑफ मैन हम लेंगे 42 + x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एज ऑफ सन लेंगे 12 + x। अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 12 3 जा 36 प्लस 3 इंटू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। लेफ्ट हैंड एज इट इज़ रहेगी 42 + x। एक्स वाले लेफ्ट हैंड पे रखेंगे, ये एक्स तो यहीं रहेगा, ये जो प्लस का 3x है इसे आप लेफ्ट पे ले आओगे तो ये माइनस का 3x हो जाएगा, और जो लेफ्ट पे 42 है वो राइट पे आ जाएगा तो ये माइनस का 42 हो जाएगा। तो 36 माइनस 42। अब इन दोनों में जो ग्रेटर है वो 3 ग्रेटर है, 3 का साइन माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा। 1x माइनस 3x करेंगे तो 2x। इन दोनों में जो ग्रेटर है वो 42 है, जिसमें माइनस है तो माइनस लगाएंगे ग्रेटर वाले का साइन, प्लस माइनस होता है माइनस, तो इन्हें आप माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब ये -2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है तो इनके बीच में आपको मल्टीप्लाई लेना है। तो ये जो माइनस का 2 है ये मल्टीप्लाई में है, तो माइनस का 2 राइट हैंड पे डिवाइड में आएगा, तो हम डिवाइड में -2 ले लेंगे और इन्हें कट करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 3 जा 6। तो फाइनली यहाँ जो है हमें x का आंसर मिल जाएगा, x का आंसर आ जाएगा 3। तो हम यहाँ लिख देते हैं x इक्वल टू 3। अब आपको फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन में पूछा था कितने साल बाद मैन की एज थ्राइस होगी सन की एज के। तो ये स्टेटमेंट आपने यहाँ लिख दिया था, मान लिया था हमने कि x साल बाद मैन की एज थ्राइस हो जाएगी। तो x का आंसर हमने अब फाइंड कर लिया है, तो आप यहाँ लिख दें जो आंसर पूछा गया था, कितने साल बाद होगा ये काम जो उसने पूछा था, आफ्टर 3 ईयर्स। x साल बाद हमने माना था और x का आंसर अब आ गया, तो यहाँ x हटाकर 3 लग देंगे। तो आफ्टर 3 ईयर्स मैन्स एज will be thrice of son's age। क्वेश्चन में पूछा था कितने साल बाद मैन की एज थ्राइस हो जाएगी सन की एज के, तो आंसर है 3 साल बाद मैन की एज थ्राइस हो जाएगी सन की एज के। इस तरह से आप ये 11th का फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब सेकंड पार्ट भी आपका सिमिलर ही है, मैं थोड़ा सा आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। 11th का सेकंड, ए मैन एज इज़ 32 ईयर्स एंड हिज सन एज इज़ 5 ईयर। तो आपको यहाँ एज ऑफ मैन दी है 32 ईयर्स, तो हम यहाँ लिख देते हैं एज ऑफ मैन 32 है। और दूसरी चीज़ एज ऑफ सन गिवन है, सन की एज 5 ईयर्स, दोनों की एज गिवन है। अब पूछा है इन हाउ मैनी ईयर्स विल द मैन एज बी 4 टाइम दैट ऑफ सन। वो पूछ रहा है कितने साल में मैन की एज 4 टाइम हो जाएगी सन की एज के। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह का है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें। बस यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि यहाँ लिखा था आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, ये आपका यहाँ लिखा था आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स और इसमें लिखा है इन हाउ मेनी ईयर्स। बस फ़र्क इतना है, जहाँ आफ्टर था वहाँ पर इन वर्ड आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, बात वही है कितने साल में मैन की एज 4 टाइम होगी सन की एज के। तो हमें यहाँ मानना है, लेट कर लेते हैं आफ्टर एक्स ईयर, मान लिया जाए आफ्टर एक्स ईयर्स मैन्स एज विल बी 4 टाइम, मैन्स एज will be 4 times that of son's age। पूछा था क्वेश्चन में कितने साल बाद मैन की एज 4 टाइम होगी सन की एज के, तो हम मान लेते हैं x साल बाद होगी। अब आपको वही सारा वर्क करना है, एक हेडिंग डालेंगे आप आफ्टर एक्स ईयर, एक्स साल बाद आप कह रहे हो ना कि एक्स साल बाद मैन की एज 4 गुना होगी सन की एज के, तो एक्स साल बाद का हम वर्क भी कर लेते हैं। एक्स साल बाद एक्चुअल में होता क्या है, मैन की एज जो आज है वो 4 साल एक्स साल बाद बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, एक्स साल बढ़ जाएगी। जितने साल बाद की बात कर रहे हैं उतने साल ऐड हो जाएंगे उसमें। प्रेजेंट एज ऑफ मैन जो है वो 32 है, ऐसा क्वेश्चन में बोला था, मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये प्रेजेंट एज है 32। तो एक्स साल बाद के लिए उसमें एक्स साल जोड़ दिए जाएँ तो 32 + x ईयर्स हो जाएगा। इसी तरह सन एज फाइंड करेंगे,
ये प्रेजेंट एज नहीं फाइंड कर रहे हैं, ये जो हम एज फाइंड कर रहे हैं ये x साल बाद वाली हैं। तो सन की एज x साल बाद क्या होगी? प्रेजेंट एज ऑफ सन क्वेश्चन में बोला था 5 साल, सन जो है आज वो 5 साल का है, तो x साल बाद की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमें इसमें x जोड़ देना है, तो ये बन जाएगा 5 + x ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया था? मैंस एज जो है x साल बाद, हमने यहाँ माना था कितने साल बाद? x साल बाद मैन जो है वो 4 टाइम है सन की एज के, तो ये स्टेटमेंट आप यहाँ यूज़ करेंगे। मैन एज विल बी 4 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई सन्स एज, तो यहाँ पे आप लिख दें 4 × एज ऑफ सन। तो ये जो स्टेटमेंट है ये x साल बाद वाला है, इसलिए एज भी आप x साल बाद वाली लेंगे। तो मैन की एज 32 + x लेंगे, 4 ब्रैकेट मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट यूज़ करा, एज ऑफ सन लेंगे 5 + x। अब आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे जैसे यहाँ हमने ओपन करी थी और उन्हें सॉल्व करा था, और फाइनली हमें x का आंसर मिल गया था। इसी तरह यहाँ पे भी आपको बिल्कुल सेम वही वर्क करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 12th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। ए पर्स कंटेन सम कॉइन्स, एक पर्स में कुछ कॉइन्स हैं। ऑफ दीज द नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन इज़ 3 टाइम द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। यहाँ पर बोला है नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन जो है, 1 रुपये वाले जो कॉइन्स हैं पर्स में वो 3 गुना हैं 5 रुपये वाले कॉइन्स के, एंड ट्वाइस द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन। क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में ये बोल रहा है जो 1 रुपीज़ वाले कॉइन हैं, क्वेश्चन में कहा है 1 रुपीज़ वाले जो कॉइन है आपके 1 रुपीज़, ये जो 1 रुपीज़ वाले कॉइन है, ये 1 रुपीज़ वाले कॉइन 3 टाइम्स तो 5 रुपीज़ वाले कॉइन के हैं, और यही 1 रुपीज़ कॉइन, इस 1 रुपीज़ कॉइन को इन्होंने 2 बार नहीं लिखा, लेकिन आपको यूज़ 2 बार करना है क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग ही कुछ इस तरह से है। द नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन इज़ 3 टाइम द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन एंड ट्वाइस द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन। ये जो 1 रुपीज़ वाले कॉइन है ये 5 रुपीज़ कॉइन के तो 3 गुना हैं और 2 रुपीज़ कॉइन के ट्वाइस हैं। 1 रुपये वाले कॉइन 3 गुना है 5 रुपये वालों के, और यही 1 रुपये वाले कॉइन ट्वाइस हैं 2 रुपये वाले कॉइन्स के। ट्वाइस का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई, किसका ट्वाइस है? 2 रुपीज़ वाले कॉइन के। तो यहाँ पर आपको आगे क्या फाइंड करने को कहा है वो भी पढ़ लेते हैं। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज़ 66, सारे कॉइन्स पर्स में 66 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन? आपको ये बताना है 5 रुपीज़ वाले कॉइन कितने थे। तो ऐसे में आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको मैंने ये जो करके दिखाया है, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे 1 रुपये वाले जो कॉइन्स हैं वो 2 बार यूज़ हो रहा है। 5 रुपीज़ वाले कॉइन के साथ भी यूज़ हो रहा है और 2 रुपये वाले कॉइन के साथ भी यूज़ हो रहा है। अब हमें किसी के कॉइन्स की क्वांटिटी बताई तो है नहीं कि 1 रुपीज़ वाले कॉइन कितने थे, ये भी नहीं पता, 5 रुपीज़ वाले कॉइन्स कितने थे ये भी नहीं पता, 2 रुपीज़ वाले कॉइन्स कितने थे ये भी नहीं पता। तीनों टाइप के कॉइन्स में से कितने कितने कॉइन्स हैं ये नहीं पता, लेकिन सारे कॉइन्स कितने हैं बस ये गिवन है। तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन ए पर्स इज़ 66। तो टोटल कॉइन्स में तो सारी वैरायटी आ गई, 1 रुपीज़ वाले भी आ गए, 2 रुपीज़ वाले भी आ गए, 5 रुपीज़ वाले भी आ गए। अलग अलग कौन से कॉइन्स कितने हैं ऐसा कुछ नहीं बताया। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मानना है कि आपके पास लेट द नंबर ऑफ, आपको वैल्यू बतानी है 5 रुपीज़ कॉइन की। तो 5 रुपीज़ कॉइन की वैल्यू बताने के लिए मान लेंगे नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स आपके पास कितने हैं, x। 5 रुपये वाले कॉइन्स जो हैं हमारे पास पर्स के अंदर वो 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, कितने सिक्के हैं 5 वाले, x कॉइन्स हैं, ऐसा हमने मान लिया। अब इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं फर्स्ट वाले का जो मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन में बोला था नंबर ऑफ
₹1 coin is equal to 3 times number of ₹5 coin। ऐसा क्वेश्चन में कहा था। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ये क्वेश्चन में से लिखा है, ये लिखा हुआ है साफ साफ, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। तो यही मैंने स्टेटमेंट यहाँ लिखा है। अब नंबर ऑफ ₹1 कॉइन कितने हैं पता नहीं हमारे पास, हमें मालूम नहीं है हमें कितने दिए हैं ₹1 कॉइन, ऐसा कुछ मालूम नहीं है। इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ₹5 कॉइन कितने हैं ये भी क्वेश्चन में बताया नहीं है, लेकिन मैंने मान लिया था ₹5 वाले कॉइन्स मेरे पास कितने हैं x। तो मैं यहाँ नंबर ऑफ ₹5 कॉइन क्या लिख देता हूँ, ₹5 वाले सिक्के की क्वांटिटी कितनी है x है। तो नंबर ऑफ ₹1 कॉइन कितने हो जाते हैं 3 इंटू एक्स, 3x हो जाते हैं। अब यही नंबर ऑफ ₹1 कॉइन ट्वाइस द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन भी थे। यहाँ पर मैंने लिख के बताया था ₹1 वाले कॉइन ₹2 वाले कॉइन के दुगना थे। तो हम यहाँ इसका भी यूज़ कर लेते हैं, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स। पर्स के अंदर ₹1 वाले जो कॉइन्स थे वो कितने हैं, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स। ₹1 वाले कॉइन्स 3 गुना तो ₹5 वाले कॉइन्स के हैं, और वही ₹1 वाले कॉइन्स जो आपके पर्स में हैं वो दुगने हैं ₹2 वाले कॉइन्स के भी। अब ₹1 वाले कॉइन पहले हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कि हमारे पर्स में नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स कितने हैं 3x हैं, वो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। तो उस वैल्यू को आप यहाँ यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन के नीचे आप लिख दें 3x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स। अभी तक हमारे पास नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स मालूम नहीं है कितने हैं, तो अब हम इसको फाइंड करते हैं। तो 3x ये जो मल्टीप्लाई में 2 है ये लेफ्ट हैंड पे आके डिवाइड में 2 हो जाएगा, और राइट हैंड पे रह जाएगा नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स। तो हमने यहाँ फाइंड कर लिया, क्या फाइंड कर लिया, टोटल कॉइन्स पर्स में तो 66 है, ₹5 वाले कॉइन्स हमने माने थे x है, ₹1 वाले कॉइन्स हमने पता कर लिए थे 3x, ये हमने फाइंड करे, ये माने और ये पता करें, और यहाँ पर अब ₹2 वाले कॉइन्स भी मैंने पता कर लिए कितने हैं 3x/2। अब मेरे पास तीनों कैटेगरी के कॉइन्स के नंबर्स आ गए हैं कि कौन सा कॉइन कितनी बार है पर्स में। तो टोटल कॉइन्स का यूज़ करते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन ए पर्स आर 66। कौन कौन से कैटेगरी के कॉइन्स हैं, कौन कौन से टाइप के कॉइन्स हैं, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स हैं पर्स में, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स, प्लस बैग में ₹2 वाले भी हैं, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, प्लस बैग में नंबर ऑफ ₹5 वाले भी कॉइन्स हैं। 3 तरह के कॉइन्स हैं। सारे कॉइन्स को हमने ऐड करके इक्वल टू बता दिया कि सारे टाइप्स ऑफ कॉइन मिलाकर कितने हैं 66 हैं। नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स कितने हैं ये मैंने यहाँ फाइंड करा है 3x। ₹1 वाले सिक्के बैग में 3x हैं। नंबर ऑफ ₹2 कॉइन, ₹2 वाले कॉइन्स 3x/2 हैं पर्स में। ₹5 वाले कॉइन्स मैंने मान रखे हैं x हैं, इक्वल टू में टोटल कॉइन्स 66 हैं, इनके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेंगे। अब आप इन्हें सॉल्व करने के लिए आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जो होगा इनका 2 होगा। 1 के टेबल में ये एलसीएम 2 देखेंगे 2 टाइम्स आएगा, 2 इंटू 3x करेंगे ऊपर वाला तो यहाँ आ जाएगा 6x, प्लस 2 के टेबल में 2 1 बार आता है, 1 इंटू 3x करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस 1 के टेबल में 2 कितनी बार आता है 2 बार आता है, 2 इंटू x करेंगे तो 2x हो जाएगा, इक्वल टू में 66। अब ये 2 डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो ये हो जाएगा 66 मल्टीप्लाई 2, और इन्हें आप ऐड कर लेंगे, 6 + 3 हो जाता है 9, 9 + 2 11x।
अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11x इक्वल टू 132। तो x का आंसर आ जाएगा 132/11। इन्हें कट करेंगे, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो x की वैल्यू 12 आ गई। ये हमारी x की वैल्यू आई है। अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में फाइंड करना था व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। जो आपके पर्स में 5 रुपये वाले सिक्के हैं उनकी वैल्यू क्या है। वैल्यू का मतलब कीमत क्या है। अगर आपके पर्स में 5 रुपये वाले 5 सिक्के हैं तो वैल्यू हो जाती है 25। एक सिक्का 5 रुपये वाला है तो 5 सिक्के मिलकर कितने बन जाएंगे 5 + 5 + 5, या फिर ऐसे कर लें 5 × 5 तो 25 रुपीज़ हो जाएंगे। 5 रुपये वाले 2 सिक्के होंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी 5 2 जा 10। तो यहाँ पर आपको बताना है 5 रुपये वाले सिक्के जो आपके पर्स में हैं उनकी कीमत क्या है, उनकी वैल्यू क्या है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पर्स में 5 रुपये वाले सिक्के हैं कितने। यहाँ पर हम देखते हैं नंबर ऑफ़ 5 रुपीज़ कॉइन ये रहे। यहाँ पर हमने माने थे ये नंबर ऑफ़ 5 रुपीज़ कॉइन इन ए पर्स एक्स है। तो हम लिख देते हैं नंबर ऑफ़ 5 रुपीज़ कॉइन कितने हैं हमारे पर्स में। नंबर ऑफ़ 5 रुपीज़ कॉइन्स इन ए पर्स आर 12, क्योंकि x की वैल्यू 12 है। नंबर ऑफ़ 5 रुपीज़ कॉइन्स कितने थे पर्स में, x थे, और x है 12, यानी 5 रुपये वाले सिक्के जो हमारे पर्स में पड़े हैं वो 12 सिक्के हैं। तो वैल्यू ऑफ़ 5 रुपीज़ कॉइन जो बनेगी, वैल्यू ऑफ़ 5 रुपीज़ कॉइन्स इक्वल, एक सिक्का 5 रुपये का है और सिक्के कितने हैं 12 सिक्के हैं। तो एक सिक्का 5 का है और 12 सिक्के हैं तो टोटल मनी जो बनेगी वो मल्टीप्लाई करके आ जाएगी 12 5 जा 60। तो कितने रुपीज़ हैं हमारे पर्स में 5 रुपये वाले कॉइन्स के, 60 रुपीज़ है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह से एग्जैक्टली सेम आपको सेकंड पार्ट भी करना है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में क्या करना है। ए प्लेन टेक्स 2 hours 45 minutes टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन द 2 एयरपोर्ट्स। एक प्लेन है वो 2 hours 45 minutes लेता है 2 एयरपोर्ट्स के बीच में ट्रैवल करने का। इफ़ इट ट्रैवल्स 20 किलोमीटर स्लोवर, अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर स्लो चले तो वो 3 घंटे लेगा। क्वेश्चन में कहा है पहले तो प्लेन 2 एयरपोर्ट्स के बीच में 2 hours 45 minutes लेता है, लेकिन अगर हम उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर स्लो कर दें तो वो 3 घंटे लेगा। ज़्यादा हो गया टाइम, पहले तो 2 hours 45 minutes था, अब 3 घंटे लेगा। क्यों लेगा ज़्यादा टाइम, क्योंकि स्पीड उसकी हमने स्लो कर दी, इसलिए वो ज़्यादा समय लेगा वहाँ पहुँचने में। फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन। तो सबसे पहले तो आप यहाँ स्पीड ऑफ प्लेन को मान लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ प्लेन इज़ एक्स। मान लेते हैं स्पीड ऑफ प्लेन जो हमें फाइंड करनी है वो x किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर जो होती है वो स्पीड की यूनिट होती है। तो हमने यहाँ मान लिया प्लेन की स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर है। अब क्वेश्चन में बोला है 2 एयरपोर्ट्स के बीच में जो प्लेन है वो टाइम लेता है 2 hours 45 minutes का। टाइम टेकन बाय प्लेन, टाइम टेकन बाय प्लेन कितना है 2 hours 45 minutes। यहाँ पर आपकी डबल यूनिट आ रही हैं टाइम वाली, 1 आवर और 1 मिनट। तो ऐसे में आप जो है इसे मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे। तो इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे कैसे लिखेंगे, आवर जो है 2 उसे तो आप होल में लिखेंगे, 45 मिनट को डिवाइड बाय 60 करेंगे तो ये भी आवर में चेंज हो जाएगा। मिनट को आवर में चेंज करने के लिए हमें डिवाइड बाय 60 करना होता है। तो ये जो आवर था सही वाला 2 आवर, इसे तो हम होल में लिखेंगे तो आंसर बन जाएगा 2 होल 45/60। ये 15 के टेबल से कट जाएंगे दोनों, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। इस 2 को ना कट करें, ये जो होल में लिखा होता है इसे आप कट नहीं करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कट करेंगे। तो ये जो है आपका आंसर आ जाएगा 2 होल 3/4 आवर, यानी कि 4 2 जा 8 9 10 11 11/4 आवर आ गया आपका टाइम। तो टाइम टेकन बाय प्लेन आ गया, स्पीड ऑफ प्लेन आ गई। हमारे पास एक चीज़ रहती है, स्पीड हो गया, टाइम हो गया,
डिस्टेंस रहती है, तो हम यहाँ डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन फाइंड करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन, तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये फार्मूला यहाँ यूज़ करें डिस्टेंस का, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड ऑफ प्लेन है x मल्टीप्लाई टाइम टेकन बाय प्लेन है 11/4, तो डिस्टेंस आ जाती है 11x/4। अब ये जो हमने फाइंड करा है ये डिस्टेंस फाइंड करी है, तो डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में आएगी, डिस्टेंस की यूनिट यहाँ किलोमीटर यूज़ होगी। तो हमारे पास स्पीड x किलोमीटर पर आवर हमने मानी थी, टाइम टेकन बाय प्लेन हमें दिया था, तो इन दोनों की मदद से हमने डिस्टेंस को पता कर लिया। दो एयरपोर्ट्स के बीच की डिस्टेंस है ये। अब क्वेश्चन में बोला था अगर हम प्लेन की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर स्लो कर दें, अगर हम स्पीड ऑफ प्लेन स्लो कर देते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया है न्यू स्पीड हम प्लेन की अगर कम लें, स्पीड ऑफ प्लेन, लास्ट टाइम जो प्लेन की स्पीड थी वो x किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन अब आप इसमें x में 20 कम कर दो, तो x माइनस 20 किलोमीटर पर आवर अगर आप स्पीड रखते हो प्लेन की, और जाना आपको वही है, एयरपोर्ट वही है जहाँ से चला था प्लेन, वो भी वही है, और जहाँ वो जाना चाहता है डेस्टिनेशन पर वो भी वही है, स्टार्टिंग पोजीशन प्लेन की और फिनिशिंग जो स्टॉपेज है प्लेन का वो सेम है। तो ऐसे में आपको डिस्टेंस वही यूज़ करनी है जो प्रीवियसली डिस्टेंस थी। कितनी डिस्टेंस थी यहाँ प्रीवियस? 11x/4। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि प्लेन जो है सेम जर्नी ट्रैवल कर रहा है। जैसे आप स्कूल जाते हो डेली, मॉर्निंग में आप स्कूल जाते हो, तो जितनी डिस्टेंस आप मॉर्निंग में ट्रैवल करके जा रहे हो, आफ्टर द स्कूल जब आपकी छुट्टी हो जाती है तो आप लौट कर घर आते हो आफ्टरनून में, तो सेम डिस्टेंस आप लौट कर भी आते हो, जितनी डिस्टेंस आप गए उतनी डिस्टेंस आप लौट के भी आए, तो डिस्टेंस क्या है? सेम। ऐसे ही यहाँ प्लेन की जो स्पीड थी पहले तो थी x किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर रहा था वो 11x/4। अब वो प्लेन की स्पीड हमने घटा दी है, x माइनस 20 कर दी है, लेकिन जाना उसे वही है, वही रास्ता है, वही सेम जर्नी है, इसलिए डिस्टेंस आप वही लेंगे सेम। तो स्पीड हो गई और डिस्टेंस हो गई, तो टाइम जो है वो क्या आएगा? टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो आप सिर्फ एक ही फार्मूला याद रखें, स्पीड का फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला होता है स्पीड का। इसी फार्मूले से आपका डिस्टेंस का फार्मूला भी बन जाता है। कैसे बन जाता है? ये जो डिवाइड में टी है नीचे डिनोमिनेटर में, आप इस डिनोमिनेटर में डिवाइड वाले टी को इधर मल्टीप्लाई में ले आएंगे, तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, और इक्वल टू में रह जाएगा डी। तो डिस्टेंस का फार्मूला हो गया स्पीड इनटू टाइम। जब आपको टाइम निकालना होगा तो यही फार्मूले में आप क्या करेंगे? टाइम ऊपर कर देंगे और स्पीड नीचे कर देंगे, तो टी नीचे डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में आएगा, और जो ऊपर स्पीड लिखा था वो राइट हैंड पे इधर डिवाइड में आ जाएगा स्पीड, और ऊपर जो डी था इसे हमने टच भी नहीं करा, तो ये अपनी जगह पे रहेगा। इनकी पोजीशन हमने इंटरचेंज कर दी, तो यहाँ पर टाइम का फार्मूला बन जाता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये फार्मूला हमने यहाँ नोट करा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपकी कितनी है? x माइनस 20 अपॉन स्पीड कितनी है? स्पीड ऑफ प्लेन, सॉरी मैंने यहाँ गलत नोट कर दिया है, मैं इसे इरेज करता हूँ। ये मैंने यहाँ स्पीड नोट कर दी है, हमें यहाँ डिस्टेंस नोट करनी है। डिस्टेंस की वैल्यू है 11x/4, ये मैंने डिस्टेंस नोट करा। अब अपॉन में नीचे स्पीड भी है, अब एक अपॉन तो ऑलरेडी खींचा हुआ है, तो आप इसी अपॉन के नीचे यहाँ स्पीड भी नोट कर दें मल्टीप्लाई लगाकर। स्पीड है x माइनस 20, तो डिस्टेंस की वैल्यू हो गई 11x/4। डिवाइड लगाने के लिए दोबारा से डिवाइड ना लगाएं क्योंकि एक अपॉन ऑलरेडी लगा हुआ है, नीचे जो स्पीड था वो हम अपॉन के नीचे ही लिख देते हैं 4 के साथ, x माइनस 20। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 11x/4, इंटू एक्स हो जाएगा 4x, माइनस 4 इंटू 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 80। तो ये जो है मैंने टाइम फाइंड करा है खुद अपने आप,
कब? जब मैंने प्लेन की स्पीड x-20 ली थी। अब क्वेश्चन में क्या कहा था, इसे मैं फार्मूले को इरेज कर देता हूँ यहाँ से। क्वेश्चन में ये कहा था अगर हम प्लेन की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर स्लो कर दें तो वो 3 घंटे लेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेन जो है वो टाइम 3 घंटे लेगा, और मैंने अभी अभी अपना टाइम फाइंड करा है। मेरा टाइम जो आ रहा है वो आ रहा है 11x/4x-80। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारा जो टाइम आया है जब हमने स्पीड स्लो करी थी प्लेन की, तो टाइम आ रहा है 11x/4x-80। इस टाइम के नीचे आप वो टाइम नोट करें जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेन की स्पीड जब हमने 20 किलोमीटर पर आवर स्लो करी थी तो वो 3 आवर्स ले रहा है, और हमारा आंसर राइट हैंड पे आ रहा है 11x/4x-80। ये दोनों आंसर्स आपस में इक्वल होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये भी वही टाइम है जब हमने स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर स्लो करी थी, ये भी वही टाइम है जो हमने स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर स्लो करके फाइंड करा था। दोनों सेम चीज़ है, बस ये क्वेश्चन में गिवन था और ये मैंने खुद फाइंड करा, इसलिए इन्हें आपस में इक्वल रखा है क्योंकि चीज़ें सेम है ये। अब ये डिवाइड वाला नंबर जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 4x-80 ब्रैकेट में लिखेंगे, इक्वल टू में आपका रह जाएगा 11x। 3 की 4x से करेंगे तो बन जाएगा 12x, 3 की 80 से करेंगे तो ये बन जाएगा 240 इक्वल 11x। अब 11x इधर ले आएंगे तो 12x - 11x इक्वल टू माइनस का 240 उधर आके प्लस का 240 हो जाएगा। तो 12x और 11x को जब माइनस करेंगे तो 1x बचेगा। 1x को हम x ही लिखते हैं, तो x इक्वल टू 240। तो x की वैल्यू आ गई 240। अब ये x है क्या? यहाँ मैंने मान रखा है, अगर आप ध्यान से देखें, x तो स्पीड ऑफ प्लेन है, तो हम भी यहाँ लिख देते हैं स्पीड ऑफ प्लेन जो है वो x किलोमीटर पर आवर है, और x का आंसर है 240। तो आंसर आ गया 240 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा था फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन, तो हमने यहाँ स्पीड ऑफ प्लेन फाइंड कर दी 240 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें यह भी लिखा है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू एयरपोर्ट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्पेस नहीं बची है, मैं यहीं लिख कर दिखा देता हूँ। आप ये सेंटेंस नोट करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द टू एयरपोर्ट इक्वल टू, डिस्टेंस कहाँ है दो एयरपोर्ट्स के बीच की, हमने यहाँ फाइंड करी थी, ये रही डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन। कितनी डिस्टेंस है? 11x/4 इक्वल टू लगाएंगे 11 और x के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई आएगा, तो 11 × x की वैल्यू है 240/4। इन्हें कट करेंगे, 4 6 जा 24, 4 0 जा 0। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 6 होता है 66, और ये लास्ट की 0 लास्ट में आ जाएगी। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू एयरपोर्ट्स 11x/4 थी, और हमने यहाँ आंसर x का पुट करके फाइंड कर लिया, डिस्टेंस जो है 660 किलोमीटर है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। 14th करते हैं। अब 14 क्वेश्चन में क्या करना है, 14th क्वेश्चन में बोला है 2 साइक्लिस्ट हैं और टू साइक्लिस्ट मेक द सेम ट्रिप। वो सेम जगह जा रहे हैं, ट्रिप का मतलब उनकी जर्नी सेम है, दोनों एक ही जगह से स्टार्ट कर रहे हैं और दोनों फिनिश भी एक ही जगह पे कर रहे हैं। तो वो दोनों साइकिल से जा रहे हैं और सेम जगह जा रहे हैं, सेम प्लेस से सेम प्लेस पर जा रहे हैं, तो डिस्टेंस तो दोनों में सेम होगी। अब आगे क्या बोला है, फर्स्ट वन टेक 3.5 आवर्स एंड द सेकेंड विद ए स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर ग्रेटर टेक 3 आवर्स। क्वेश्चन में बोला है दो साइकिलिस्ट हैं, वो सेम ट्रिप पर हैं, सेम ट्रिप पर मतलब उनका स्टार्टिंग पॉइंट भी
सेम है और जहाँ वो जा रहे हैं फिनिशिंग पॉइंट वो भी सेम है। तो जब स्टार्टिंग और फिनिशिंग दोनों की सेम है तो उनकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगी वो दोनों की सेम होगी। अब आगे इन्होंने फाइंड क्या करने को कहा है, अगर आप यहाँ देखें, फाइंड द स्पीड ऑफ द टू साइकिलिस्ट, आपको स्पीड फाइंड करनी है एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस, और डिस्टेंस भी फाइंड करनी है। तो दो चीज़ फाइंड करनी है, स्पीड और डिस्टेंस। अब दोनों की डिस्टेंस सेम है तो हम यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट साइकिलिस्ट इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड साइकिलिस्ट। दोनों की डिस्टेंस इक्वल होगी, क्यों? क्योंकि वो सेम प्लेस से स्टार्ट करके सेम प्लेस पर फिनिश करेंगे, इसलिए दोनों की डिस्टेंस सेम होगी। और स्पीड, क्वेश्चन में स्पीड भी नहीं दिया है, तो आपको यहाँ करना क्या है, आप यहाँ बीच में एक लाइन ड्रॉ करें। इधर हम वर्क करेंगे फॉर फर्स्ट साइकिलिस्ट, फॉर फर्स्ट साइकिलिस्ट, और इधर हम वर्क करेंगे फॉर सेकंड साइकिलिस्ट। फर्स्ट साइकिलिस्ट की स्पीड आपको नहीं बताई तो हम यहाँ मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ द फर्स्ट साइकिलिस्ट इज x किलोमीटर पर आवर। मान लिया जाए कि फर्स्ट साइकिलिस्ट की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। और आगे बोला था वो जो टाइम ले रहा है फर्स्ट वन टेक्स 3.5 आवर्स, तो हम यहाँ टाइम भी लिख देते हैं। ये जो फर्स्ट साइकिलिस्ट है इसने कितना समय लिया है पहुँचने में, 3.5 आवर्स। अब बात करें सेकंड साइकिलिस्ट की, तो क्वेश्चन में बोला है जो सेकंड साइकिलिस्ट है उसकी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर ग्रेटर है। तो यहाँ पर जो आपको स्पीड लेनी है वो फर्स्ट वाले साइकिलिस्ट की स्पीड से एक बढ़ाकर लेनी है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। 1 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा थी इसकी स्पीड, तो उसकी अगर x है तो इसकी x+1 है। और ये जो टाइम ले रहा है 3 आवर्स ले रहा है, इसका जो समय है पहुंचने का वो 3 आवर्स है। तो स्पीड भी हो गई और टाइम भी हो गया। हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड की वैल्यू डालें तो x है, इनटू टाइम की वैल्यू देखें तो 3.5 है। तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5x। डिस्टेंस है ये, तो ये डिस्टेंस किस में आएगी, किलोमीटर में आएगी, ये याद रखें। इधर भी स्पीड है और टाइम है लेकिन डिस्टेंस है नहीं, तो आप पहले क्या लिखेंगे, डिस्टेंस लिखेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही फार्मूला यूज़ होगा। यहाँ पर जो स्पीड है x+1, इसे आप ब्रैकेट में नोट करें, इनटू टाइम, टाइम क्या है 3। अब 3 की मल्टीप्लाई आप दोनों से करेंगे, ब्रैकेट में 3 इंटू एक्स होगा 3x प्लस 3 इंटू 1 होगा 3। तो ये आ गई आपकी डिस्टेंस 3x+3, और यूनिट डालेंगे आप किलोमीटर। तो हमने यहाँ फर्स्ट साइकिलिस्ट के लिए भी डिस्टेंस फाइंड कर ली और सेकंड साइकिलिस्ट के लिए भी डिस्टेंस फाइंड कर ली है। अब क्वेश्चन में बोला था स्टार्टिंग में, टू साइकिलिस्ट मेक द सेम ट्रिप। दोनों साइकिलिस्ट जो है सेम ट्रिप पे हैं तो उनकी जो डिस्टेंस है वो तो सेम है, वो मैंने आपको लिखवा दिया था। अब जब ये डिस्टेंस सेम है तो ये सेंटेंस आप यहाँ यूज़ कर लें, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सेकंड। ये सेंटेंस मैं यहाँ यूज़ करता हूँ, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सेकंड, और इनके नीचे इनकी वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। फर्स्ट की डिस्टेंस कितनी है 3.5x इक्वल टू सेकेंड की डिस्टेंस कितनी है 3x+3, और जब मैं इन्हें सॉल्व करूँगा तो ये 3x इधर आ जाएगा, तो 3.5x माइनस 3x इक्वल टू 3, और इन्हें जब हम माइनस करेंगे तो 0.5x बचेगा इक्वल टू 3। अब ये 5.5 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में आएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से
इधर कर देता हूँ मैं, x इक्वल टू 3/0.5। ये जो 0.5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ गया, पॉइंट हटा के ऊपर 0 लेंगे तो x का आंसर 6 मिल जाएगा। अब ये x क्या है ज़रा हम ऊपर देख लेते हैं। x तो हमने स्पीड ऑफ द फर्स्ट साइक्लिस्ट मानी थी, तो हम यहाँ लिख देते हैं स्पीड ऑफ फर्स्ट साइक्लिस्ट हमने x मानी थी और x का आंसर 6 है, तो स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर में। तो ये तो फर्स्ट साइक्लिस्ट की स्पीड आई है 6 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह आपको स्पीड ऑफ सेकंड साइक्लिस्ट भी लिखनी है। स्पीड ऑफ सेकंड साइक्लिस्ट वो भी हमने ऊपर ले रखी है। यहाँ सेकंड साइक्लिस्ट का स्पीड जो है वो x+1 है और x की वैल्यू है 6, तो 6+1 यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गई स्पीड ऑफ द सेकंड साइक्लिस्ट। तो हमने यहाँ स्पीड ऑफ बोथ साइक्लिस्ट फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन में बोला था ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस भी फाइंड करनी है, तो हम यहाँ डिस्टेंस भी फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस जो है 2 बार डिस्टेंस मैंने फाइंड करी थी, चाहे 2 बार फाइंड करी हो, लेकिन ये दोनों की दोनों डिस्टेंस आपकी है इक्वली, दिखाई भले से अलग पड़ रही हो, लेकिन जब आप इनमें x की वैल्यू डालोगे तो आपको आंसर इक्वल ही मिलेगा। चाहे तो आप ट्राई कर लें, मैं आपको दोनों से फाइंड करके दिखा देता हूँ, दोनों में डिस्टेंस सेम ही आएगी। आपको वैसे दोनों फाइंड करके नहीं दिखानी, आप किसी एक का यूज़ करेंगे, चाहे इसका यूज़ करें डिस्टेंस का, चाहे इसका यूज़ करें, लेकिन मैं आपको दोनों से करके दिखा देता हूँ। 3.5x का मतलब है 3.5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 6, और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30, 3 इधर आ जाएगा और 6 3 जा 18 21, और पॉइंट आ जाएगा यहाँ। पॉइंट लगाने के बाद डिस्टेंस किलोमीटर, तो इस वाली वैल्यू में जब हमने x की वैल्यू डाली तो डिस्टेंस हमारी कितनी आई, 21 आई, 21 किलोमीटर। अब मैं दूसरी डिस्टेंस भी आपको चेक करा देता हूँ, आपको दोनों नहीं करनी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको तो सिर्फ एक ही डिस्टेंस में x की वैल्यू पुट करनी है। चाहे तो आप इस वाली डिस्टेंस में x की वैल्यू पुट करो यहाँ, चाहे तो आप इस वाली डिस्टेंस में x की वैल्यू पुट करो। अब अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो 3 इंटू एक्स, यहाँ x हटा के हम क्या यूज़ करेंगे 6, और उसमें प्लस करेंगे 3, तो 6 3 जा 18, 18 + 3 करेंगे तो आंसर 21 किलोमीटर। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा, यहाँ पे भी 21 किलोमीटर और इधर भी 21 किलोमीटर। तो चाहे आप इसमें वैल्यू पुट करो x की, चाहे आप इसमें वैल्यू पुट करो, दोनों में आंसर डिस्टेंस का सेम ही आना है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में क्या करना है आपने, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 1 मीटर ग्रेटर देन इट्स विड्थ। विड्थ मतलब ब्रेथ, जो लेंथ है वो 1 मीटर बड़ी है ब्रेथ से। तो लेंथ के बारे में तो बता दिया कि लेंथ जो है 1 मीटर बड़ी है, ब्रेथ के बारे में कुछ बताया नहीं, तो आपको यहाँ लेट द ब्रेथ को एज्यूम करना है। ब्रेथ लिख लें या विड्थ लिख लें, एक ही बात है। लेट द ब्रेथ इक्वल टू x मीटर, क्योंकि ब्रेथ के बारे में कोई हिंट नहीं है, इसलिए हमें ब्रेथ को x मीटर मानना है। और जो लेंथ है उसको आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, लेंथ इज 1 मीटर ग्रेटर देन ब्रेथ। ब्रेथ आपने x ली थी, उससे ग्रेटर लेनी है, कितनी ज़्यादा लेनी है 1 मीटर। तो लेंथ का आंसर x + 1 मीटर लेना है, ब्रेथ से एक ज़्यादा लेना है। इफ़ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 एंड the breadth is decreased by 6, then area decrease by 50। अभी हमने breadth x ले रखी है, मानी थी हमने, और लेंथ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने एक ज़्यादा ले ली। अब इनके अकॉर्डिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना बनेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है x + 1 इंटू ब्रेड्थ है आपकी x। अब इस x की दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ दोनों से करनी है, तो x इंटू एक्स x² + x इंटू 1 x, तो x² + x आ गया।
ये एरिया आया है तो एरिया की यूनिट याद रखें, मीटर स्क्वायर लगानी है आपने, पावर 2 जरूर लें। लेंथ में मीटर है और ब्रेड्थ में मीटर में है, तो एरिया में मीटर स्क्वायर आएगा। अब क्वेश्चन में कहा था इफ़ द लेंथ इज़ इंक्रीज्ड बाय 2, अगर हम लेंथ को 2 बढ़ा दें तो न्यू लेंथ नई वाली लेंथ हम क्या लें, पुरानी वाली लेंथ जो थी उसमें 2 बढ़ा दिया जाए, तो x+1 में प्लस कर दिया जाए 2, यानी कि x+3 मीटर ली जाए। और आगे बोला है एंड द ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 6, जो न्यू ब्रेड्थ लेनी है आपने, न्यू ब्रेड्थ वो पुरानी वाली ब्रेड्थ x मीटर से डिक्रीज मतलब माइनस कम करनी है, कितनी, 6 मीटर कम लेनी है, तो x-6 मीटर लेना है। तो वो कह रहा है जो एरिया आएगा वो डिक्रीज मतलब कम आएगा, कितना कम आएगा, 50 कम आएगा। तो हमें यहाँ लिखना है न्यू एरिया, नया एरिया, न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वही फॉर्मूला L इंटू बी, लेंथ कितनी है x+3 इंटू ब्रेड्थ कितनी है x-6। इन दोनों की आप हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से सॉल्व करेंगे, तो x की मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से कर दें, फिर +3 की भी मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से कर दें, x इंटू एक्स करेंगे तो x², x इंटू 6 करेंगे तो ये होगा -6x, x इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा +3x, x इंटू -3 इंटू -6 करेंगे तो ये होगा -18। और आप इनमें लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो x² -6x और +3x होगा -3x -18। तो ये एरिया आया है, इसलिए हमें ब्रैकेट में करके इसके बाहर यूनिट यूज़ करनी है मीटर स्क्वायर, तो ये नया एरिया आ गया। तो क्वेश्चन में कहा है जब हमने लेंथ 2 बढ़ाई थी और ब्रेड्थ को घटाया था 6, तो एरिया कम हो गया 50। तो ये जो एरिया आ रहा है ये कम आ रहा है, लेस, कितना लेस आ रहा है, 50। मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि पुराना वाला एरिया जो था वो मोर था, कितना मोर था, कितना ज़्यादा था, 50। जब ये 50 कम है तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये वाला एरिया 50 ज़्यादा है, पहला एरिया 50 ज़्यादा और दूसरा एरिया 50 कम, यानी कि दोनों में जो डिफरेंस है वो 50-50 का है। पहला वाला एरिया दूसरे वाले एरिया से 50 ज़्यादा है, दूसरा वाला एरिया पहले वाले एरिया से आपका 50 कम है, तो डिफरेंस दोनों में 50 का है। तो हम यहाँ लिख देते हैं डिफरेंस बिटवीन द एरियाज, डिफरेंस बिटवीन द एरिया इक्वल टू 50 मीटर स्क्वायर। आपको अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज़ करो मैं आपको 2 नंबर देता हूँ 5 एंड 3, ये 2 नंबर लिखे हैं मैंने। आप इसे ये बोल सकते हो कि 5 जो है वो 3 से 2 ज़्यादा है, 5 जो है वो 3 से 2 बड़ा होता है, तो +2 मोर है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये जो 3 है ये 3 5 से 2 कम है, यानी ये 3 2 लेस है। तो 5 2 ज़्यादा है, 3 2 कम है, तो दोनों के दोनों नंबर्स में जो डिफरेंस है वो 2 का है। 5 2 बड़ा है और 3 2 छोटा है, तो दोनों में डिफरेंस 2 का है। ये 2 बनता कैसे है, ये 2 बनता इस तरह से है, अगर मैं 5 में से 3 को घटा दूं तो 2 बन जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस माइनस करके जो आता है डिफरेंस वो 2 है। वही वर्ग यहाँ भी है आपका। तो यहाँ पर आपको एरिया दिया था, वो कह रहा था कि एक एरिया दूसरे वाले एरिया से 50 कम है, तो कौन सा कम है और कौन सा ज़्यादा है वो आपको क्वेश्चन में साफ साफ बोला है। ये जो बाद वाला एरिया आया था ये कम आया था, तो बड़ा वाला एरिया कौन है, पहला वाला एरिया, तो डिफरेंस का मतलब माइनस, तो पहले आप लार्जर वैल्यू लोगे, लार्जर एरिया, उसमें से माइनस करोगे स्मॉलर एरिया, लार्जर में से स्मॉलर एरिया को हम
माइनस करेंगे और इक्वल टू में 50 लेंगे डिफरेंस। तो लार्जर एरिया है पहला वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस स्मॉलर है दूसरा वाला एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 और इक्वल टू में है 50। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, पहली ब्रैकेट तो ऐसी ही आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस माइनस से अंदर के सारे साइन आपको चेंज करने हैं, जितने भी तीनों साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो माइनस प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 3x और ये हो जाएगा प्लस का 18 इक्वल टू में आएगा 50। ये है आपका प्लस का एक्स स्क्वायर, ये है आपका माइनस का एक्स स्क्वायर, ये दोनों कट गए तो बचता क्या है x प्लस 3x यानी कि 4x प्लस 18 इक्वल टू 50। 18 राइट हैंड पे आएगा तो माइनस होगा, 4x इक्वल टू 50 माइनस 18 और जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो माइनस करके आएगा 32। 4x इक्वल टू 32, x इक्वल टू 32 अपॉन 4, इन्हें कट करा 4 8 जा 32 तो x का आंसर 8 हो गया। अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं आगे फाइंड क्या करना है। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। ये जो डायमेंशंस है, डायमेंशंस हम बोलते हैं लेंथ को और ब्रेड्थ को। तो हम लिखते हैं लेंथ कितनी है, लेंथ हमारी x प्लस 1 है, हमने सबसे ऊपर लिया था यहाँ x प्लस 1 यानी 8 प्लस 1 आंसर आएगा 9 मीटर। तो ये तो हो गई आपकी लेंथ 9 मीटर। अब बात करते हैं ब्रेड्थ की, विड्थ लिख दें या ब्रेड्थ लिख दें एक ही बात है। ब्रेड्थ हमने x मानी थी और x का आंसर 8, तो फाइनल आंसर आ गया 8 मीटर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन में क्या है आपका, इन्हें राइट ट्राइंगल, पहले हम एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट ट्राइंगल कैसा होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, उस ट्राइंगल को हम राइट ट्राइंगल कहते हैं। ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का हो गया। वन ऑफ द एक्यूट एंगल इज 1/5 ऑफ अदर। यहाँ पर मैं नेम भी डाल देता हूँ, वर्टिसेस नेम ABC। एंगल B को मैंने क्या ले लिया, 90 ले लिया। अब ये जो एंगल है ये 90 है, तो बाकी रिमेनिंग 2 एंगल्स जो हैं वो लेस देन 90 होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, लेस देन 90 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तीनों एंगलों को जोड़कर 180 आता है, जिसमें से 180 में से 90 तो ये वाला हो गया, 180 में से 90 तो फिनिश हो गया क्योंकि 90 हमने यहाँ लिख दिया। अब बचा कितना, 180 में से 90 बचा, तो ये 90 जो बचा है वो A भी लेगा और C भी लेगा। तो A और C आपस में बांटेंगे, किसको बांटेंगे, 90 को बांटेंगे। तो A के हिस्से में भी 90 से कम आएगा और C के हिस्से में भी 90 से कम आएगा। तो दोनों के दोनों एंगल आपके क्या होंगे, ये लेस देन 90 होंगे। और जो एंगल लेस देन 90 होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो ये भी एक एक्यूट एंगल है और ये भी एक एक्यूट एंगल है। तो क्वेश्चन में बोला है वन ऑफ द एक्यूट एंगल इज 1/5 ऑफ द अदर। कोई सा एक एक्यूट एंगल आप मान लो कि x है, माना कि A वाला एंगल जो एक्यूट है वो x है, तो जो दूसरा एंगल एक्यूट वाला है C वो 1/5 है। 1/5 का मतलब 1/5 ऑफ अदर। अदर का मतलब जो दूसरा वाला एक्यूट था, एक एक्यूट यहाँ मैंने x माना, तो ये जो अब दूसरा वाला मैं लिख रहा हूँ ये 1/5 ऑफ दूसरा एक्यूट एंगल जो मैं यहाँ लिख चुका हूँ उसका लूँगा 1/5 ऑफ x, यानी कि 1x/5। अब मुझे तीनों एंगल पता चल गए, एंगल B, एंगल A, एंगल C। तीनों एंगलों को मैं ऐड कर देता हूँ, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख सकते हो या आप ये भी लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू 180, ये भी लिख सकते हैं आप। तो एंगल ए को हटाकर हम लिख देते हैं, एंगल ए हमने x माना है, एंगल बी हमने 90 लिया है और एंगल सी हमने 1x/5 फाइंड करा है इक्वल टू 180। ये जो 90 है ये कांस्टेंट टर्म है, इसे मैं राइट हैंड पे ले आता हूँ, तो राइट हैंड पे आगे हो जाएगा ये 180 माइनस 90 और लेफ्ट हैंड पे रह जाएगा x प्लस 1x/5। अब जब मैं इन्हें
ऐड करूँगा तो पहले मैं एलसीएम लूँगा। 1 और 5 का एलसीएम 5 होता है। 1 के टेबल में 5 बार आता है, 5 इंटू एक्स करेंगे तो 5x हो जाएगा। 5 के टेबल में 5 जो है 1 बार आएगा, 1 इंटू 1x करेंगे तो 1x हो जाएगा। और इन्हें जब माइनस करेंगे आप तो माइनस करके आएगा 90। ये जो डिवाइड में 5 है ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 90 इंटू 5 हो जाएगा और 5x प्लस 1x 6x हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा आंसर वो मिलेगा 6x इक्वल टू 450। तो x का आंसर 450 अपॉन 6, इन्हें हम कट करेंगे, 6 7 जा 42, रिमाइंडर 3, 6 5 जा 30। तो x का आंसर 75 आया। अब x का आंसर तो आ गया, फाइंड क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। जो सबसे छोटा एंगल है आप उसकी वैल्यू बताएं। तो सबसे छोटा जो है 3 एंगल है हमारे पास, बी, ए और सी। बी तो छोटा होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो 90 है। ए जो है वो एक्यूट है यानी 90 से छोटा। सी जो है वो भी एक्यूट है, वो भी 90 से छोटा है। तो इन दोनों में से ही कोई एक एंगल छोटा होगा। तो ये जो है x है, ए वाला। अगर आप देखें a की वैल्यू क्या है x, और जो c की वैल्यू है वो है x अपॉन 5। x को डिवाइड करना है 5 से, और जब डिवाइड करते हैं तो आंसर छोटा बन जाता है। तो ये x है और ये x को डिवाइड करके आएगा 5 से, तो c आंसर छोटा आएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो एंगल c है, और एंगल c का आंसर 1x अपॉन 5, यानी कि 1 इंटू एक्स की वैल्यू 75 अपॉन 5। इन्हें कट करेंगे, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 2, 5 5 जा 25। तो स्मॉलेस्ट एंगल आ गया 15 डिग्री। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 क्वेश्चन में क्या बोला है, द बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर। जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसकी बेस 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है, किससे, ईच ऑफ द अदर साइड्स। अब हम सबसे पहले तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लेते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड आपको ये वाली इक्वल लेनी होती हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। तो मान लिया जाए कि ये जो इक्वल साइड्स हैं ए बी और ए सी, इनके आंसर कितने हैं, ये एक्स एक्स सेंटीमीटर हैं। मान लो कि ये भी एक्स है और ये भी एक्स सेंटीमीटर है। अब जो क्वेश्चन में बोला है वो कह रहा है कि बेस इज़ 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द अदर साइड। ये जो बेस है, बेस होती है ट्राइंगल की निचली साइड। ये जो नीचे की बीसी साइड है बेस, वो लॉन्गर मीन्स बड़ी है, 3 सेंटीमीटर बड़ी, किससे, अदर साइड्स। अदर साइड्स क्या है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। तो ये जो बेस बी सी है ये एक्स से बड़ी है, कितनी, 3 सेंटीमीटर। तो आंसर हो गया बी सी का एक्स प्लस 3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में बोला है इफ़ द पेरीमीटर इज 54, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी गिवन है 54 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल में क्या करते हैं, हम तीनों साइडों को ऐड कर देते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 54। ए बी की वैल्यू क्या है, एक्स, बी सी की वैल्यू एक्स प्लस 3, ए सी की वैल्यू एक्स इक्वल 54। एक्स प्लस एक्स करेंगे तो ये बन जाएगा 3x प्लस 3 इक्वल टू 54। इसमें कोई x नहीं है तो इसे हम कांस्टेंट टर्म को आगे ले आते हैं राइट साइड पे। तो 54 माइनस 3 हो जाएगा, किसका आंसर, 3x का। तो 3x इज इक्वल टू 51 बन जाएगा। तो x का आंसर 51 अपॉन 3, इन्हें कट करेंगे, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 2, 3 7 जा। तो x का आंसर 17 आ गया। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स। तीनों साइडें फाइंड करनी है आपने। तो आप लिख दें, क्या लिख दें कि ए बी और बी सी तो बराबर बराबर हैं, एक्स एक्स सेंटीमीटर, यानी कि 17 सेंटीमीटर की हो गई। और जो तुम्हारी तीसरी साइड है ए बी बी सी, ए बी और ए सी, सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, ए बी और ए सी बराबर लिखी थी मैंने, तो मैं ए बी और ए सी ही बराबर लिखूँगा, ए बी और ए सी। और जो बी सी साइड है तीसरी, वो मैंने यहाँ x प्लस 3 ली थी, जिसमें हम 17 प्लस 3 करेंगे तो आंसर बन जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो दो साइड तो 17 सेंटीमीटर की हैं,
और जो तीसरी साइड है वो 20 सेंटीमीटर की है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। तो आज का ये वाली एक्सरसाइज, आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप आज का टॉपिक आप सबको पढ़ाया हुआ समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।